सो है एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग सीरीज़। इस सीरीज़ में हम 1985 से लेके 2025 तक के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करके उनका आंसर राइटिंग करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सीरीज़ के पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच देम फर्स्ट एंड देन जंप टू दिस लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक 1.3, जो कि है मेन ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, देयर स्कोप एंड रिलीवेंस। तो इसमें पहले क्वेश्चन पे अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम जंप करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फोर फोल्ड अप्रोच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी की जो फोर फील्ड अप्रोच है तो वो कैसे है, क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करना है अपने को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी राइट द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या आएगा, देखिए एंथ्रोपोलॉजी का फोर फोल्ड डिवीजन किसने दिया है, तो फ्रांस बोआज ने दिया है एंथ्रोपोलॉजी का फोर फोल्ड डिवीजन। तो इसमें क्या दिया हुआ है उन्होंने कि जो कि एंथ्रोपोलॉजी का है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी का वास्ट पैराडिम है, तो एक ही इंसान पूरे ब्रांच को स्टडी करना इट्स हार्ड। तो इसलिए फ्रांस बोआज ने क्या किया था, उसको फोर फील्ड में सब डिवीजन कर दिया था, जिसमें कि है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सब दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फोर फील्ड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल, फिजिकल, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी टू स्टडी ह्यूमन होलिस्टिकली, इंटीग्रेटेड बोथ साइंटिफिक एंड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो थिंकर, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फ्रांस बोआज ने दिया हुआ है, अर्ली 20th सेंचुरी में दिया हुआ है। इन्होंने क्या एडवोकेट किया, होलिज्म, फील्ड वर्क और इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, बायोलॉजी, हिस्ट्री emerged as the reaction against racist theories एंड एम्फेसाइजिंग कल्चरल रिलेटिविज्म। तो जैसा कि पहले लेक्चर में अपन देख चुके हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है कि किसी भी दूसरे कल्चर को उसकी ही रिचुअल्स, उसकी ही वैल्यूज़ और कस्टम के हिसाब से देखना, ना कि उसको खुद के कल्चर से कंपेयर करके देखना। ये एकदम इंटीग्रेटिव, एकदम यूनिक पर्सपेक्टिव है जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को फॉलो करना रहता है। उसके बाद आते हैं अपन द फोर सब फील्ड्स कैसे हैं। ओके, तो इसमें मैंने डिवीजन करके विदाउट लेंथनिंग द आंसर मैंने एक चार्ट फॉर्म में आपको दिया है कि सब फील्ड, फोकस, मेथड एंड एग्जाम्पल क्या है उसके। तो पहले आते हैं अपन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पे। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या स्टडी करता है, स्कोप क्या है, स्टडीज कल्चर, वेरिएशन, बिलीफ, प्रैक्टिस, किनशिप, इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका मेनली क्या रहता है, मतलब उसका मेथड्स क्या है, इथनोग्राफी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और एग्जाम्पल क्या आएगा, मैरिज सिस्टम, ग्लोबलाइजेशन एंड रिलीजन। फिर बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या करता है, तो ये एग्जामिन करता है किसे, बायोलॉजिकल वेरिएशन, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, प्रेमेटोलॉजी। इसका स्कोप क्या है, मतलब इसकी ब्रांचेस ऑस्टियोलॉजी, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। एग्जाम्पल में क्या आएगा, ह्यूमन एडाप्टेशन, कैसे ह्यूमन एक इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करता है खुद को, फॉसिल स्टडीज, फॉरेंसिक। फिर है आर्कियोलॉजी, इसमें क्या होता है, स्टडीज पास्ट ह्यूमन सोसाइटीज थ्रू मटेरियल रिमेन्स। और प्रोसीजर्स क्या है, एक्सकावेशन, डेटिंग, जीआईएस मैपिंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, एंशियंट सिविलाइजेशन, प्री हिस्टोरिक एंड सबसिस्टेंस। फिर है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या करता है, लैंग्वेजेस रोल इन कल्चर एंड सोसाइटी को एक्सप्लोर करता है। और इसमें क्या आएगा, लैंग्वेज लॉस, जो कि अर्बनाइजेशन, ये जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो लैंग्वेज ना ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, तो कुछ लैंग्वेजेस लॉस होती जा रही है, तो ये इसमें आएगा सोशियोलॉजी लिंग्विस्टिक, फिर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। उसके बाद आते हैं अपन, पर्पस क्या है अब इसका, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, क्यों किया फोर फोल्ड डिवीजन, तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटीग्रेट्स बायोलॉजी, कल्चर, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज। फिर उसके बाद एक कंपैरेटिव अप्रोच, स्टडीज ह्यूमन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। फिर अप्लाइड रिलीवेंस क्या है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट स्टडीज, फोरेंसिक, हेरिटेज प्रिजर्वेशन, पब्लिक हेल्थ। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ब्रिजेस नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंसेज, यूनिक अमॉन्ग डिसिप्लिन फॉर स्टडिंग ह्यूमन एज अ होल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर ब्रांच जो कि खुद को रेस्ट्रिक्ट करता है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, सारे ब्रांचेस को इंटीग्रेट करके ह्यूमन को एक होलिस्टिक तरीके से स्टडी करता है। दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद आते हैं अपन कि पॉइंटर्स क्या है इसके यूपीएससी के हिसाब से। थिंकर्स में क्या डालना है आपको, फ्रांस बोअस, क्योंकि उन्होंने ही फोर फोल्ड डिवीजन किया था अर्ली 20th सेंचुरी में। तो इसका मेन यूनिक फीचर क्या है, होलिज्म, कल्चरल रिलेटिविज्म। फिर कीवर्ड्स क्या डालना है आपको,
होलिस्टिक, कंपैरेटिव, डायक्रोनिक। डायक्रोनिक यानी क्या रहता है, टाइम बेस्ड, मतलब जो कि पास से होता आ रहा है अभी तक वो सब। और सिंक्रोनिक में यानी स्पेस बेस्ड स्टडी। एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, इथनोलिंग्विस्टिक। इथनोलिंग्विस्टिक यानी क्या, कल्चर और लैंग्वेज इन दोनों का अमलगमेशन। उसके बाद जंप करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। सो ध्यान से इसको देखिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, और इस पे PYQ जो है उसको अपन डिस्कस करेंगे अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका सिस्टमैटिक बिगिनिंग कब हुआ था, तो 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, ओके। तब उसको क्या कहा जाता था, इथनोलॉजी, 19th सेंचुरी में। फिर सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, जब 20th सेंचुरी आया तो ये क्या हुआ, इसके दो ब्रांचेस अपन पहले देखेंगे। फिर पहला ब्रांच क्या है, सोशियल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये क्या हुआ, ब्रिटेन में डेवलप हुआ सोशियल एंथ्रोपोलॉजी। और जो कि डेवलप किसने किया, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, जो कि कौन है, रैडक्लिफ ब्राउन, ओके, इन्होंने ये डेवलप किया। और फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी क्या हुआ, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी डेवलप हुआ कहाँ पे, अमेरिका में। बाय किसने किया, हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिस्ट, जो कि है फ्रांसिस बोआस। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपको दिया हुआ है, जैसे कि 19th सेंचुरी में अर्ली स्टार्ट हुआ, उसके बाद 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो कि ब्रिटेन में क्या हुआ, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, उसको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट कौन है, रैडक्लिफ ब्राउन ने स्टडी किया। और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को किसने किया, फ्रांसिस बोआस, जो कि हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिस्ट है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और 1953 में क्या हुआ, फिर ये जो दोनों ब्रांचेस है ये मर्ज हो गई, और फिर क्या हुआ, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो होप ये आपको समझ आया होगा इसका बैकग्राउंड। फिर इसका स्कोप पे क्या है कि ये सोशल डायमेंशन जो है वो क्या करता है, सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करता है। फिर कल्चरल डायमेंशन क्या करेगा, डील्स किसके साथ करेगा, जो कि ह्यूमन का बिहेवियर है, सोशल हेरिटेज है, वेरियस रिचुअल्स है, ये इसे ये करेगा, डायमेंशन करेगा। तो फिर अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो अपन देखते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन में, जो मैंने आपको बताया कि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी that studies human societies and culture, their development, practices, beliefs, structural social structure, synchronic and diachronic। तो फिर क्या है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी देखते हैं अपन, स्टडी ऑफ कल्चर, सिंबल, मीनिंग। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सोशल स्ट्रक्चर, किनशिप और ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले समझा। इसके बाद देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये 19th सेंचुरी में इसका स्टार्ट हुआ, टेलर, मॉर्गन इनके। फिर 20th सेंचुरी में क्या हुआ, फील्ड वर्क, फंक्शनलिज्म, ब्रानिस्लॉ मालिस्किनोस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, जो कि कौन है, रैडक्लिफ ब्राउन कौन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। ये जब अपन एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज पढ़ेंगे तब आपको ये मैं डिटेल में समझा दूंगी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या है, या हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिस्ट क्या है, फंक्शनलिस्ट क्या है। फिर 20th सेंचुरी में कल्चरल पर्सनालिटी, सिम्बोलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। और 20th सेंचुरी में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट मॉडर्निज्म और रिफ्लेक्टिविटी। उसके बाद है स्कोप क्या है, तो स्कोप कल्चरल का क्या है कि ये किनशिप, फैमिली, सोशल का क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन, रिचुअल। फिर ये सब उसमें आ जाएगा, जैसे कि मैरिज रूल, डिसेंट सिस्टम, ये उसमें क्या है, मैट्रिलिनियल वर्सेस पैट्रिलिनियल। फिर है सब्सिस्टेंस, ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, जो कि इकोनॉमिक सिस्टम से है। फिर पैस्टोरलिज्म, मार्केट इकोनॉमी, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद कीवर्ड्स क्या है इसमें, जो कीवर्ड्स आपने को क्वेश्चन में इंक्लूड करना है, सो इट विल गिव यू एन एक्सरसाइज। तो उसमें है पहला कीवर्ड क्या है, होलिस्टिक, स्टडीज ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। उसके बाद है कंपैरेटिव, कंपेयर सोसाइटी क्रॉस कल्चरली। फील्ड वर्क बेस्ड यानी कि इथनोग्राफी, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि इथनोग्राफी क्या है, कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट खुद को इमर्स करते हैं जिस कल्चर का वो स्टडी करना चाहते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ से डाटा बना के उनके कल्चर को माइक्रो लेवल पे स्टडी करके जो आउटपुट निकालते हैं बेनिफिट्स के लिए, तो वो आ जाएगा। फिर इमिक पर्सपेक्टिव, मतलब इनसाइडर पर्सपेक्टिव वर्सेस एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। फिर इंटरडिसिप्लिनरी, ड्रॉज फ्रॉम सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। उसके बाद अपन कीवर्ड्स क्या है और थिंकर्स के हिसाब से क्या, कल्चर इज लर्न, मतलब कल्चर क्या है,
कल्चर इज लर्न, जो कि जैसे अपन देखते हैं कि अपने को जन्म से पता नहीं रहता कि अपन किस कल्चर को फॉलो करने वाले। जैसे जैसे अपन कांटेक्ट में आते हैं अपना फैमिली के, इसके जो रिचुअल्स हमारे घर में फॉलो होते हैं, तो कल्चर क्या होता है, लर्नड होता है, ये इनहेरिटेड नहीं होता, जो कि किसने कहा है, ई टाइलर ने। फिर कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है, अवॉइड जजिंग कल्चर्स बाय योर ओन स्टैंडर्ड, जो कि दिया है फ्रांस बोआज ने। फंक्शनलिज्म, सोशल इंस्टीट्यूशन मेंटेन इक्विलिब्रियम, जो कि दिया है मैलिनोस्की, रैडक्लिफ। फिर क्या है, सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल, जो कि दिया है क्लिफर्ड ग्रेस ने। स्ट्रक्चरलिज्म, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन थॉट, जो कि लेवी स्ट्रॉस ने दिया हुआ है। फिर आते हैं अपन इसके रिलीवेंस पे, हेल्प्स पॉलिसी मेकर्स अंडरस्टैंड सोशल डायनामिक्स। उसके बाद यूज्ड इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्राइबल वेलफेयर, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। तो उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब इन डिटेल फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोल रहा है, यानी कि ये क्या है, फिजिकल यानी कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो जैसा कि हमने पहले इंट्रोडक्शन में लिखा था कि इसका डेफिनेशन कि क्या है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि एंथ्रोपोलॉजी का ब्रांच है, जो कि किसने दिया हुआ है, फ्रांस बोआज ने, फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन में, that studies human as a biological organism, their evolution, variation, adaptation, and biological diversity, using a scientific and comparative framework. It explores the biological basis of human life and its inheritance with culture and environment, कि environment के हिसाब से अपन खुद को कैसे अडाप्ट करते हैं, ये इसका इंटरेक्शन स्टडी करेगा। फिर देखते हैं अपन, जैसे कि हर क्वेश्चन में अपन ने देखा है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। तो आई टेल यू कि अर्ली जो 18th सेंचुरी है, इसमें क्या होता था, इसको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को क्या बोलते थे अपन, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बोलते थे। क्यों, क्योंकि ये मेजरली सेंटर्ड किसके अराउंड था, रेस, फॉसिल और प्रीमेट, इन तीन चीज़ों के अराउंड ही ये सेंटर्ड था। ओके, फिर चेंजेस इन द सब्जेक्ट कब स्टार्ट हुआ, 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, न्यू फाउंड जो फोकस है वो कहाँ शिफ्ट होने लगा, जेनेटिक्स और सोशल बायोलॉजी। एंड इन लास्ट फ्यू डिकेड्स मेजर एक्सपांशन हो गया, जो कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को क्या कहने लगे, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो होप ये आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन 16 और 18th सेंचुरी में क्या हुआ, अर्ली एनाटॉमिकल स्टडी, रेशियल क्लासिफिकेशन, जो किसने किया था, एंड्रियस वेसेलियस एंड कार्ल लिनियस। फिर 19th सेंचुरी में ह्यूमन इवोल्यूशन, फॉसिल, डार्विन थ्योरी, चार्ल्स डार्विन और थॉमस हक्सली ने किया था। उसके बाद है 20th सेंचुरी में क्या हुआ, शिफ्ट कहाँ फोकस हुआ, जेनेटिक्स, पॉपुलेशन स्टडी, न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि किसने किया था, वॉशबर्न ने किया था, जिसको अपन कहते हैं न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। वी विल सी दिस इन नेक्स्ट क्वेश्चन। वो किसने किया, जूलियन हक्सले, फिर डोब्जांस्की। फिर 21st सेंचुरी में क्या हुआ, फोकस शिफ्ट, डीएनए सीक्वेंसिंग, मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद आते हैं अपन, स्कोप क्या है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप कहाँ पे आएगा, कि जो बायोकल्चरल फैक्टर्स है उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन और अडेप्टेशन को कैसे शेप किया है। तो इसकी सब ब्रांचेस में क्या आ जाएगा, ह्यूमन जेनेटिक्स आ जाएगा, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, प्रीमेटोलॉजी, ह्यूमन इकोलॉजी एंड अडेप्टेशन, ऑक्सोलॉजी एंड डेमोग्राफिक्स। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू दिस कि कैसे ये क्या करता है, और उसका एग्जाम्पल साथ में इंक्लूड किया है। फिर इसमें रिसर्च मेथड क्या रहेंगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, तो फील्ड मेथड जैसे कि फॉसिल एक्सकवेशन, प्राइमेट ऑब्जर्वेशन। लेबोरेटरी मेथड में क्या आएगा, डीएनए एनालिसिस, ब्लड ग्रुप स्टडीज। एंथ्रोपोमेट्री में क्या आएगा, एंथ्रोपोमेट्री मतलब मेजरमेंट, एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट को बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री, मेजरिंग स्कल, बॉडी प्रोपोर्शन, स्किन फोल्ड थिकनेसेस। फिर रेडियोग्राफिक टेक्निक में क्या आएगा, सीटी स्कैन, एक्सरे। और फिर की थिंकर्स पे आते हैं, इसमें आप इतने सारे थिंकर्स जो मैंने दिए हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताए हैं आपको, तो उनके हिसाब से आप चल सकते हैं। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सप्लेन ह्यूमन इवोल्यूशन, फॉसिल जेनेटिक स्टडीज, रेस और इवोल्यूशनरी पाथ। फिर बायोलॉजिकल वेरिएशन अंडरस्टैंडिंग में ये हेल्प करता है अपने को। कैसे हेल्प करता है, कि ये शो करता है कि एडाप्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट फैक्टर, जैसे कि क्लाइमेट है, अल्टीट्यूड है, डिसीजेस है। डिसीजेस के हिसाब से देखें तो सिकल सेल का प्रिवेलेंस इन मलेरिया प्रोन रीजन, ये क्या करेगा, फिर उनकी इम्यूनिटी बनाए रखेगा। फिर प्रैक्टिस रिलीवेंस, फिर ब्रिजेस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। फिर इसमें जो कीवर्ड्स दिया हुआ है,
वो क्या है जो आप को एक्सरसाइज देगा। तो फर्स्ट कीवर्ड इज पैलियो एंथ्रोपोलॉजी। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? फॉसिल स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब ह्यूमन कैसे यहाँ से लेके यहाँ तक डेवलप हुआ, उसका फॉसिल स्टडी। ओके। फिर एंथ्रोपोमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी पर, जैसे कि ये स्कल है, ये इतना हुआ, ये ऐसे में आएगा। फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जेनेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। मोसाइक इवोल्यूशन, मतलब ये मोसाइक इवोल्यूशन क्या है? डिफरेंट रेट्स इवॉल्व एट डिफरेंट रेट। ओके। जैसे कि अपन बेबीज में देखेंगे, नॉर्मली भी अपन देखेंगे तो अपने बालों का ग्रोथ ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू, फिर नेल्स का ग्रोथ अलग रहेगा, या हर चीज़ का ग्रोथ एक ही इंडिविजुअल में अलग तरीके से रहेगा। फिर क्लिनिकल वेरिएशन, ग्रेजुअल वेरिएशन ऑफ ट्रेड्स अक्रॉस जियोग्राफी, बायोकल्चरल इवोल्यूशन, इंटरैक्शन ऑफ बायोलॉजी एंड कल्चर इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये हो गया अपना फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो क्वेश्चन था उस पे का आंसर। फिर आते हैं अपन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का आई टेल यू द बैकग्राउंड इन द शॉर्ट। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो ये ब्रांच कब ओरिजिन हुआ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी? ये हुआ 1797 में ये, बट पॉपुलैरिटी कब मिला इसको? 19th सेंचुरी में। क्यों क्यों 19th सेंचुरी में मिला? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो क्या कर रहे थे कि फॉसिल और मटेरियल रिमेन्स जो है प्री हिस्टोरिक साइट्स के, अलॉन्ग विद द टेक्निक्स यूज्ड बाय देम, ये पॉपुलराइज होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1960 में जो जूलियन स्टेवर्ट थे, तो उन्होंने क्या किया? कल्चर इकोलॉजी मॉडल दिया, जिन्होंने क्या किया कि एंथ्रोपोलॉजी का, आर्कियोलॉजी का जो अप्रोच है वही चेंज कर दिया। एंड उनका फोकस क्या था? आर्कियोलॉजी का उनका फोकस शिफ्ट हो गया, कहाँ से शिफ्ट हो गया? अंडरस्टैंडिंग द सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस एंड द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ कल्चरल चेंजेस। तो इस पूरी डेवलपमेंट को ही टर्म क्या किया है? न्यू आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसके प्रिंसिपल सब ब्रांचेस क्या रहेंगे? प्री हिस्टोरिक, जहाँ की अनडॉक्यूमेंटेड पास्ट रहता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। हिस्टोरिक, यहाँ जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स अपने को अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके बाद है इथनो आर्कियोलॉजी, मतलब ये क्या करता है? कंबाइन करता है, क्या कर कंबाइन करता है? सर्वे जो किया है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का विथ प्रेजेंट इथनोग्राफिक डाटा को। जैसे कि अपन देख सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम्पल क्या आएगा? जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मीजो अमेरिकन क्वेन स्टोन्स टू गेन द इंसाइट इनटू प्री हिस्टोरिक स्टोन एज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। तो आते हैं अपन इस क्वेश्चन पे। अब आपको ये बैकग्राउंड तो समझ आ ही गया होगा, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। Archaeological anthropology is a subfield of anthropology that studies human past, society, culture through their material remains. ओके, जैसे मटेरियल रिमेन्स यानी क्या? आर्टिफैक्ट, आर्टिकल्चर, बायोफैक्ट्स एंड लैंडस्केप टू रिकंस्ट्रक्ट द अंडरस्टैंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ओके। फिर कल्चरल डेवलपमेंट क्या हुआ? इट कंबाइंस डेवलप एंथ्रोपोलॉजीज होलिस्टिक अप्रोच विद आर्कियोलॉजिकल मेथड्स। फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या कैसे हुआ इसका, ये दिया हुआ है, यू कैन गो थ्रू इट, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। फिर स्कोप क्या है? तो सब फील्ड देखेंगे अपन, सब फील्ड वाइड जो स्कोप है उसका एग्जांपल। प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी में क्या आ जाएगा? ह्यूमन लाइफ बिफोर राइटिंग, जैसे कि एक्सकावेशन, डेटिंग, हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है बट मटेरियल रिमेन्स अवेलेबल है, तो ये प्री हिस्टोरिक हो गया। तो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी में क्या आएगा? पोस्ट राइटिंग सोसाइटी, मतलब विजयनगरा एम्पायर जैसे कि। फिर क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजी में एंशियंट ग्रीस एंड आर्ट हिस्ट्री भी है और एक्सकावेशन भी है, पोम्पई ruins। फिर अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, सबमर्ज साइट, डाइविंग, सोनार मैपिंग की वजह से आइडेंटिफाई, जैसे कि द्वारका एक सबमर्ज सिटी है। फिर मेथड्स एंड टेक्निक क्या यूज़ होता है इसमें? एक्सकावेशन, केयरफुल डिगिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ साइट, सर्वेइंग, डेटिंग टेक्निक। डेटिंग के कौन से टेक्निक है? जैसे कि रिलेटिव डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग। एब्सोल्यूट डेटिंग में क्या रहता है? रेडियो कार्बन डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, थर्मोल्यूमिनेसेंस। और रिलेटिव डेटिंग में क्या करते हैं अपन? स्ट्रेटिग्राफी, टाइपोलॉजी, लैब एनालिसिस है, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग है। अब आएंगे अपन इस क्वेश्चन की कंसेप्ट पे, जो कि आपने को 3A सिस्टम, जैसे कि स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन, ये अपन जब पेपर सेकेंड के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, आई मेक यू श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस थोरोली। फिर कल्चर इकोलॉजी में क्या आएगा? हाउ इन्वायरमेंट शेप्स द कल्चर, जो कि किसने दिया था? स्टेवर्ट ने। नियोलिथिक रिवोल्यूशन, ट्रांजिशन टू एग्रीकल्चर। फिर न्यू आर्कियोलॉजी, प्रोसेसुअल आर्कियोलॉजी, साइंटिफिक रिगर। कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा? स्पेशियल टेम्पोरल पोजिशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। फिर इम्पोर्टेंस क्या है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का?
ये क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है ह्यूमन हिस्ट्री को, जैसे कि फिल गैप करता है, रिकॉर्ड जो अब्सेंट है उसके, फिर शोज कल्चरल इवोल्यूशन, हेल्प इन हेरिटेज मैनेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी, अप्लाइड रिलीवेंस। फिर थिंकर कौन कौन से यूज कर सकते हैं, लेविस एच मॉर्गन, चाइल्ड, वी जी चाइल्ड, फिर लेविस बिनफोर्ड, आयन हॉडर, जूलियन स्टीवर्ट। तो ये हो गया अपना आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद अपन आते हैं कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। सो आई डिफाइन यू इन शॉर्ट द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या है। तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी क्या करता है, स्टडी करता है लैंग्वेजेस का एंड स्पीच का एज ए सोशियो कल्चरल फेनोमेनन अक्रॉस टाइम्स एंड स्पेस। तो बैकग्राउंड में क्या आएगा, इसका जो डेवलपमेंट है वो अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। तो द ब्रांच पहले क्या कहते थे इसको, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक, जो कि क्या करता था, डील करता था किससे, ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस जो है उससे डील करता था। फ्रॉम 1930 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, जैसे कि इम्पोर्टेंट वर्क आया जो कि है सापिर वुर्फ हाइपोथेसिस। तो ये किसने दिया था, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। ये पॉपुलैरिटी गेन किया। इसका फोकस क्या था, द लैंग्वेज और ह्यूमन थॉट का जो लिंकिंग है उसको इन्होंने फोकस किया था, कि लैंग्वेज कैसे थॉट को इन्फ्लुएंस करके बिहेवियर पे अफेक्ट करता है। तो पोस्ट 1950 क्या हुआ फिर, जो फोकस है शिफ्ट कहाँ पे हुआ, स्टडिंग लैंग्वेज एज अ व्हीकल ऑफ कल्चर, की कल्चर लैंग्वेज के हिसाब से कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस आएंगे, रिलेशन बिटवीन स्पीच एंड बिहेवियरल पैटर्न। जैसे कि डेल हाइम जो प्रोमिनेंट लिंग्विस्ट है, तो उन्होंने रीनेम किया इसको लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। पहले क्या करते थे, इसको एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक कहा जाता था। तो फिर डेल हाइम्स ने क्या किया, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी इसको कन्वर्ट किया। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस शॉर्ट क्रक्स ऑफ द लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। नाउ वी विल जंप टू द क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या पूछा है, डिस्क्राइब लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो linguistic anthropology is the branch of anthropology that studies the languages as a core aspect of human culture and society. It explores it explores how languages shapes communication, thoughts, identity, and social relations. ये इसको ये करता है। इन शॉर्ट क्या है, लैंग्वेज इज ए स्टडी करता है लैंग्वेज को कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, यू कैन गो थ्रू इट। फिर सब फील्ड्स क्या है एंथ्रोपोलॉजी के, लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्टिव एंथ्रोपोलॉजी, ये क्या करता है, एनालाइजिंग डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द लैंग्वेज, जैसे कि ग्रामर ऑफ संस्कृत, ट्राइबल लैंग्वेज। फिर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में क्या है, ट्रेसिंग लैंग्वेज चेंज एंड रिलेशनशिप एंड देयर ओरिजिन, प्रोटो इंडो यूरोपियन रिकंस्ट्रक्ट में। फिर सोशियो लिंग्विस्टिक क्या है, स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज वराइज बाय सोशल क्लास, जेंडर, इथनिसिटी एंड कॉन्टेक्स्ट। फिर इथनो लिंग्विस्टिक में क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सब आएगा। तो की कंसेप्ट क्या है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया था सापिर वुर्फ हाइपोथेसिस, जो कि किसने दिया था, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने। तो क्या करता है ये, लैंग्वेज कैसे इन्फ्लुएंस करता है थॉट्स को वर्ल्ड वाइड, तो ये इन्होंने दिया था। फिर स्पीच कम्युनिटी में क्या दिया था, ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग नॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज यूज। फिर कोड स्विचिंग में क्या है, अल्टरनेटिंग बिटवीन लैंग्वेजेस इन कॉन्वर्सेशन। फिर उसके बाद है लैंग्वेज आइडियोलॉजी, प्रैग्मेटिक्स, फिनोम, एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। फिर मेथड्स कौन कौन से यूज़ करते हैं इसमें, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, फील्ड वर्क। उसके बाद है इंटरव्यूज, फोनेटिक एनालिसिस, जैसे कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स है उसके हिसाब से। कंपैरेटिव मेथड्स में कंपेयरिंग लैंग्वेज टू ट्रेस द एंसेस्ट्री, मतलब कोई लैंग्वेज किसी से कनेक्टेड है क्या, उसका एंसेस्ट्री कॉमन है क्या, ये सब देख। फिर इंपॉर्टेंस क्या है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का, क्या क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका सब फील्ड में एक फील्ड बन गया। तो ये क्या करता है, अंडरस्टैंड ह्यूमन कॉग्निशन, शोज हाउ लैंग्वेज शेप द परसेप्शन एंड थॉट्स। फिर एक कल्चरल पर्सपेक्टिव जिसमें क्या आएगा, हेल्प्स डॉक्यूमेंट एंड रिवाइव एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। आइडेंटिटी एंड पावर डायनामिक, एक्सप्लेन लैंग्वेजेस रोल्स इन नेशनलिज्म, पॉलिटिक्स एंड ग्लोबलाइजेशन। फिर इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड इन एआई, एजुकेशन, फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक एंड डिप्लोमेसी। फिर ब्रीच करता है एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक को, एक्सप्लेन हाउ लैंग्वेज यूज अलोंग द सोसाइटी। फिर इसमें जो थिंकर्स दिया है, एडवर्ड साफिर जिन्होंने दिया है साफिर वुर्फ हाइपोथेसिस। फिर बेंजामिन ली वुड्स जिन्होंने क्या दिया है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। डेलहाइम ने क्या किया कि एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक को रीनेम किया, किसमें, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में। ये आप सब ये कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सप्लेन न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विथ एग्जांपल्स।
तो एग्जाम्पल में ना ये फिर से आ गया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में क्या आएगा, न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, मॉडर्न साइंटिफिक एंड इवोल्यूशनरी अप्रोच टू स्टडी द ह्यूमन बायोलॉजी। तो न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, तो ये है, किसने इंट्रोड्यूस किया है, शेरवुड एल वॉशबर्न इन 1951। To emphasize on the anthropology should study human variation, adaptation, evolution through population genetics, evolutionary theory and interdisciplinary method. ओल्ड वर्सेस न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर किस इन्होंने वॉशबर्न ने क्यों इसे न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी कहा। पहले क्या होता था, जो ओल्ड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वो किस पे फोकस करता था, रेशियल क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट ऑफ स्कल, टाइपोलॉजी। फिर न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या फोकस हुआ, इवोल्यूशन, पॉपुलेशन वेरिएशन, एडाप्टेशन एंड जेनेटिक्स पे। फिर मेथड्स क्या है इसमें, एंथ्रोपोमेट्री, मॉर्फोलॉजी। फिर न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इंटरडिसिप्लिनरी, जेनेटिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्योंकि ये फोकस शिफ्ट हो गया। जो कि पहले क्या था, फॉसिल, प्रीमेट और रेसेस पे, तो ये फोकस कहाँ पे शिफ्ट हुआ, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इकोलॉजी। इसलिए इसको क्या कहा, न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अप्रोच कैसा था इसका, स्टैटिक एंड डिस्क्रिप्टिव, डायनामिक, इवोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेटरी अप्रोच था इसका, किसका, न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो की फीचर्स क्या है, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इवोल्यूशन स्टडीज इवॉल्विंग पॉपुलेशन को स्टडी करता है, नॉट फिक्स्ड टाइप्स। एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें, studying the fossil evidence of Australopithecus afarensis to trace bipedal evolution। फिर पॉपुलेशन अप्रोच, फोकस ऑन जीन पूल एंड पॉपुलेशन डायनामिक। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी यूजेज, जेनेटिक एंड इकोलॉजिकल आर्कियोलॉजी। फिर है बायोकल्चरल अप्रोच, कंसीडर कल्चर एज ए इवोल्यूशनरी फोर्स। फिर एडाप्टेशन पे ये फोकस करता है, थिंकर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेरवुड, वॉशबर्न, फिर एलन विल्सन। फिर रिसर्च एग्जाम्पल क्या है, एंशियंट डीएनए स्टडीज, सीक्वेंस करता है नियांडरथल और डेनिसोवन जीनोम को। फिर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, आइडेंटिफाइंग अननोन रिमेन्स यूजिंग डीएनए एंड ऑस्टियोलॉजी। उसके बाद अपन आते हैं सिग्निफिकेंस पे कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्यों ये एक न्यू ब्रांच इमर्ज हुआ। फिर क्या है, मूव एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम रेस बेस्ड टाइपोलॉजी टू पॉपुलेशन बेस्ड साइंस, जो कि अभी इम्पोर्टेंट है। इंटीग्रेट्स नेचुरल साइंसेस, बायोलॉजी, जेनेटिक्स विद सोशल साइंसेस, प्रोवाइड्स टूल फॉर पब्लिक हेल्थ स्टडीज, फॉरेंसिक और अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन। फिर कीवर्ड जो मैंने दिया हुआ है और थिंकर्स, ये आपको इंक्लूड करें। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अप्लाइड और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो इसका मैं एक क्रक्स बता देती हूँ आपको। तो ये क्या है, प्राइड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी किस में लाई करता है कि ये कैसे सब्जेक्ट मैटर को अप्लाई अपन कर सकते हैं फॉर बेटर डेवलपमेंट, बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एंथ्रोपोलॉजी को दो पार्ट में इसको ये किया है, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में क्या होगा कि जो ये एक ना ऑर्गेनाइज्ड इंटरेक्शन रहेगा, जो कि किस किस में रहेगा, प्रोफेशनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट वर्सेस पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ के बीच में। तो ये क्या करेंगे, ये पॉलिसी डेवलपमेंट करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल्स, जैसे कि ट्राइबल सब प्लान। उसके बाद आता है टास्क फोर्स डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये सब आएगा। और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में क्या आएगा, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में क्या है, जो कि किसने दिया हुआ है, सोल टैक्स इन 1957। तो इसमें क्या हुआ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डायरेक्टली वो ना इन्वॉल्व हो जाते हैं प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे कि आपने क्या देखा, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं ये लोग, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ के साथ काम करते हैं। और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में क्या करेंगे, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व करेंगे देमसेल्स को, उनको किसमें, पॉलिसी मेकिंग में, प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसके फीचर्स जैसे कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन क्या है, यूजेस एंथ्रोपोलॉजिकल टूल्स टू एड्रेस कम्युनिटी इश्यूज, इंटरडिसिप्लिनरी पॉलिसी प्रोग्राम सपोर्ट। और एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया, थिंकर्स क्या है, सोल टैक्स, एम्फेसाइज्ड एंथ्रोपोलॉजिकल रोल। फिर एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का जैसे कि मैंने दिया बताया था आपको, पॉइंट किसने किया है, सोल टैक्स ने, फोकस ऑन रिसर्च एंड एक्शन। तो ये सब आ जाएगा, इसको आप एग्जाम्पल गो थ्रू करके लिख सकते हैं एग्जाम। फिर आएंगे अप्लाइड वर्सेस एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, दिस इज इम्पोर्टेंट, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो गोल क्या है, एक्शन अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी यूज एंथ्रोपोलॉजी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफन फॉर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी सॉल्व प्रॉब्लम्स विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अप्रोच क्या रहता है, एक्सपर्ट ड्रिवन पॉलिसी ओरिएंटेशन। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में क्या रहता है, इसका अप्रोच कोलैबोरेटिव एम्पावरिंग।
फिर मेथड क्या रहता है, टॉप डाउन, मतलब ये पॉलिसी मेकिंग बॉडीज के साथ काम करके फिर नीचे अप्लाई करेगा। और ये क्या करेगा, डायरेक्टली कोलैबोरेट करके बॉटम अप अप्रोच करेगा। फिर एग्जांपल क्या है, डिजाइनिंग अ हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर विलेजर्स, और इसमें क्या आएगा, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, विलेजर्स को डिजाइनिंग देयर ओन हेल्थ केयर स्ट्रेटेजीज। वाई इट्स इम्पोर्टेंट, तो ये क्या करता है कि एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट जस्ट थियोरेटिकल, इट इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, क्योंकि हर ट्राइबल के हिसाब से पॉलिसी बनाना, दिस इज इम्पोर्टेंट, सो गवर्नमेंट नीड्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेल्प इन दिस। फिर यूजफुल इन ट्राइबल स्टडीज, रूरल डेवलपमेंट, लॉ, इन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, और हाईलाइट इथिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कम्युनिटी एम्पावरमेंट। तो ये हो गया आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या देखा है कि फ्रांस बोअज ने जो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन किया है, तो वो सब अपन ने देखा है। इसमें कौन कौन सा फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक, और सबसे अपन ने सब का डेवलपमेंट देखा। उसके बाद अपन ने क्या देखा है, न्यू फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो किसने दिया है, वॉशबर्न ने। फिर अपन ने देखा कि इन सब का यूज़ अपन कैसे सोशल मतलब पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में कर सकते हैं, इनके इम्प्रूव बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए। तो उसके लिए क्या दिया है, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज के साथ काम करते हैं, और एक्शन एंथ्रोपोलॉजी जिसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, खुद को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि दिया है सोल टैक्स में। तो ये हो गया आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के लिए अगर नेक्स्ट लेक्चर कल ही आ जाएगा, और उसमें अपन क्या स्टडी करेंगे, टॉपिक 1.4। तो इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, और उसमें अपन ने 1985 से लेके 2025 तक के पूरे क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है कि आपको कैसे इसमें आंसर लिखना है। तो अगले लेक्चर के लिए बने रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।